अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खुशपाश, फिट फाट, मज़े में। जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आज का प्रोग्राम भी तमाम प्रोग्राम्स की तरह जो है वो एक बेहतर प्रोग्राम है, बल्कि हम बेहतरीन बनाने की इसको पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में ख़ासियत ये है कि अब आपको पता है कि बड़ी ईद करीब है, जुल्हज का महीना स्टार्ट हो गया है, हज करीब है, और ये जो दो बड़े इवेंट हैं, जो दो बड़े हमारे साथ, एक तो इस्लाम का तकाज़ा भी पूरा करना है कि हज अदा करना है, फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन इस वक्त कोविड-19 की जो सिचुएशन है उस हवाले से जो है फ़ैसला ये किया गया कि वहीं के मुकामी लोग, जो सऊदी अरब के मुकामी लोग हैं, वही हज का फ़रीज़ा सरअंजाम दे पाएंगे। बाकी जो ममालिक के लोग हैं वो सिर्फ़ ये मनाज़िर जो है वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये वो दौर है, ये वो वक्त है जिस वक्त कोविड-19 जो है एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन सूरत हाल आने वाले वक्त में मज़ीद तकलीफ़देह होने वाली है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूँ। आप सड़कों पे देखिए, आप और मामलात देखिए, शादी ब्याह की तकरीबात देखिए, या कहीं भी आप किसी इवेंट में चले जाते हैं तो वहाँ लोगों को देखिए कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया है। मास्क हमारी ज़िंदगी के लिए अब ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कपड़े पहनना इंसान के लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए मास्क जो है वो लाजमी आप अपने पर्स में, अपने जो है पॉकेट में लाजमी रखें, क्योंकि इस वक्त में जो लोग ये भूल बैठे हैं कि कोविड-19 जैसा कोई वायरस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ये बहुत ही ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने हाथों का धोना और हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आपने अपने साथ लाजमी कैरी करना है। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी सीखें। एक तो हाथ साफ़ रहने से बहुत सी बीमारियों से आप वैसे महफूज रहेंगे, और फिर कोविड-19 यानी इस कोरोना वायरस से भी महफूज रहेंगे। कोरोना मैं इसको इसलिए नहीं कहती कि कोरोना एक बद्दुआ है, इसलिए मैं इसका मेडिकली नेम जो है वो पुकारती हूँ, और हमेशा हर किसी को इसको कोविड-19 ही कहना चाहिए, कोरोना वायरस नहीं कहना चाहिए। बहरहाल जी, अब आज से तहैया कर लें कि आपने अपनी हिफाजत करनी है और भरपूर तरीके से करनी है, और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। मेरे और मेरे गेस्ट के दरमियान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा होती है, और हमारे सिर्फ एक कैमरामैन हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं। हम सब सोशल डिस्टेंसिंग पे होते हैं, जिसकी वजह से मैं मास्क का इस्तेमाल जो है यहाँ नहीं करती, लेकिन मेरी टेबल पर मास्क मौजूद होता है। मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ़ करवा दूँ और फिर हम बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं कि आज हमने बात करनी है कि किस तरह फलाही काम जो है वो इंसान को बदलते हैं, इंसान के मामलात और हालात को बदलते हैं। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक समाजी कारकुन जो है वो लोगों की खिदमत का फ़रीज़ा जो है वो सरअंजाम दे रहा है, और अल्लाह के हुजूर भी ये कितना बड़ा जो है वो अमल है। और साथ ही आने वाले वक्त में जहाँ कुर्बानी की ईद है, तो आपको पता है कि ये ईद जो है इसका असल मकसद ही जो है ये है कि आपने दूसरे की मदद करनी है, खिदमत करनी है, और अपने भाइयों का जो है वो एहसास करना है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अली ख्वाजा साहब, जो अलमाइदा ट्रस्ट के जो है ऑनर भी हैं, और साथ ही पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। दस्तरख्वान जो है वो लाहौर में आपको इनके जो है बहुत सी जगहों पे नज़र आते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग दिन भर जो है वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना जो है वो वहाँ से खा रहे हैं। एक अच्छा नेक काम ये फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। वही आपको बताएंगे कि उन्होंने ये काम किस तरह स्टार्ट किया और अब ये काम जो है वो कहाँ तक चल पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और जैसे कि आपने कोविड-19 की सिचुएशन के लिहाज से आपने मास्क भी जो है वो वेयर किया हुआ है, और ये मास्क जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और आप इसकी अहमियत से कितने वाकिफ़ हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी हमारा जो सोशल डिस्टेंस है आई थिंक वो मुनासिब है, तो क्या मैं ये मास्क उतार सकता हूँ? बिल्कुल आप उतार सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी डिस्टेंसिंग पे बैठे हैं, तो इस वजह से ये जो है वो आप मास्क को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि आपने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग पे मास्क वेयर लाजमी करना है। जी सर, क्या कहेंगे आप? एक तो ये कोविड-19 जो है, इसकी जो फोर्थ लहर जो है वो उसका असरात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पहली जो 3 लहरें हैं उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया एज़ कम्पेयर टू हमारे जो हमसाए ममालिक हैं उनके। बहुत अल्लाह ताला ने अपना फजल व करम रखा, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो चौथी लहर है इसमें भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें इस बला से महफूज रखेंगे। आमीन। लेकिन सर, अपनी हिफाजत इंसान खुद करता है,
और जब तक आप सेल्फ डिफेंडर नहीं होते तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। किसी ने तो आके आपकी हिफाजत नहीं करनी, ना ये गवर्नमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ये किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एक शख्स की जो हिफाजत करेगा और उसको जो है वो मास्क, हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप मास्क वेयर करें, आप अपनी हिफाजत करें, लेकिन इंसान ने करनी खुद है। ये कितनी ज़रूरी चीज़ है? जी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जैसे आपने फरमाया कि ये एक मामूली सी एहतियात है जिससे आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और ये मामूली सी एक दो एहतियात करने से आप जो एक बड़ी बीमारी है उससे महफूज रह सकते हैं। मेरा ख्याल है हर शख्स को इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि आप अलमाइदा ट्रस्ट चला रहे हैं, आपके दस्तरखान पर जो जगह जगह है, लाहौर में कितनी जगह पर मौजूद हैं इस वक्त जो है वो उन दस्तरखान में आप कितने टाइम का खाना जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो वहाँ पर आकर इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानती हैं कि मैंने 32 ईयर सर्व किया है LDA में एज ए डायरेक्टर रेवेन्यू। माशाल्लाह। तो लास्ट ईयर मैं वहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ आफ्टर 32 ईयर सर्विस। जी। तो ये सिलसिला जो है ये आज से कोई 12 साल पहले 10 लोगों की सिंपल अफ्तारी से स्टार्ट किया था। सही। और उसके बाद अगले साल ये 20 लोग थे, फिर एक दो साथी और दोस्त शामिल हुए, तो उससे अगले साल हम 40 लोगों को अफ्तारी करवा रहे थे। सही। तो उस वक्त हसरत थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी कि हम 100 लोगों को खाना खिला सकें। बिल्कुल ठीक। तो जैसे जैसे दोस्तों को पता चला, दोस्त शामिल होते गए साथ, और अल्लाह ताला की ज़ात इसमें बरकत डाल दी गई। एक हमारे दोस्त हैं जो आजकल हमारे चेयरमैन भी हैं, खालिद हदायत सूफ़ी साहब जी। उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्हें मैंने कहा जी कि एक दस्तरखान बनाना है। तो उन्होंने कहा ख्वाजा साहब कि नहीं 2 बनावांगे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक दस्तरखान से 2, 2 से 3, 3 से 4, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 लोकेशन पर लोगों को फ्री खाना खिला रहे हैं। लाहौर की 14 लोकेशन। सही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। ये इतना बड़ा काम बढ़ते बढ़ते जब बढ़ा तो जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी। आपने जहाँ 2 दस्तरखान लगाए, 7 लगाए, 10 लगाए, वहाँ आज 14 दस्तरखान लगाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, फिर काम करने वाले भी बड़े लोग। ये कैसे जो है वो सब कुछ आप मैनेज करते हैं? इसमें इस तरह है कि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की रहमत से एक टीम बनती गई जी। तो इस वक्त ये एक टीम वर्क है। हर टीम का मेंबर जो है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, उसको अपनी टाइमिंग का पता है। और जैसे हमारा किचन है, वहाँ पे एक मखसूस टाइम पे हमारा खाना तैयार हो जाता है, वहीं पे फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेंट्रल किचन है हमारा बेसिकली, वहीं से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और हमारे जितने 14 दस्तरखान है वहाँ पर दोपहर 12:30 पर खाना शुरू हो जाता है। ठीक है ठीक है। और जो रात का खाना जो है वो हम मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जब भी आप दस्तरखान लगाते हैं तभी आपके दस्तरखान पे कोई क्वांटिटी है कि इतने लोग बैठ सकते हैं, उस दस्तरखान में कितनी कैपेसिटी है, और जिस जगह लगाते हैं वहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं, और अगर ज़्यादा आ जाए तो उनको कैसे एडजस्ट करते हैं? और इस कोविड-19 की सिचुएशन में, क्योंकि ये सारे सवालात जो है वो एक ही से जुड़े हुए हैं, तो मैं ज़रा ये आपको जो है वो साथ ही सारी चीज़ें पूछ लूँ कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, तो एट अ टाइम कितने लोग वहाँ जो है वो बैठ कर खा सकते हैं? जब पहली इसकी लहर आई तो हमने कोशिश किया कि हम टेक अवे कर रहे हैं इसको। हमने दस्तरखान जो है वो सिटिंग ख़त्म कर दी और हमने टेक अवे स्टार्ट कर दिया। सही। लेकिन उस पर भी पाबंदी लग गई। उस पर पाबंदी लगने के बाद हमने ये सोचा कि अब ये लोग जो मेहनत कश हैं, जो हर रोज़ कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके लिए तो और मुश्किल हो गई। बिल्कुल ठीक। क्योंकि टोटली वो सब कुछ लॉकडाउन हो गया था। तो उसमें फिर दोस्तों ने, साथियों ने, और हमारे जो चेयरमैन खालिद हदायत सूफ़ी साहब हैं, उन सब से जब मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी कि हम राशन पैक जो है वो तैयार करते हैं। हाँ। और ये जो मेहनत कश लोग हैं इनके घरों में हम जो राशन जो है वो पहुंचाते हैं। अच्छा। तो जो पहली लहर थी उसमें हमने उस फर्स्ट बैच में कोई मोर दैन 5000 फैमिलीज़ को राशन जो है वो उनके घरों तक पहुंचाया। अच्छा। सही सही। और हमारी इन काविशों को एक्नॉलेज करते हुए गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने हमें हीरो ऑफ कोरोना वार जो है उसके एजाज़ से नवाजा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर ये सिलसिला जो है ये चलता रहा, कंटिन्यू रहा, और मज़ीद लोगों को हमने इस अपने ग्रुप में शामिल किया, और जो मुस्तकीन थे उन तक मज़ीद जो है ये राशन उनके घरों तक पहुंचाते रहे। सही। तो इस दौरान प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने गवर्नर हाउस में एक तकरीब में हमें शान पाकिस्तान जो है
उसके ज़बरदस्त। एजाज़ से नवाजा। ज़बरदस्त सर, ये इतने बड़े बड़े अवार्ड्स, शायद उस अवार्ड के सामने कुछ भी ना हो जो अवार्ड और जो रिवॉर्ड आप अल्लाह से ले रहे हैं। ये जो आप इतना मेहनत वाला, इतना मोहब्बत वाला, इतना केयर वाला काम कर रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिलाना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन माना जाता है। तो जो रिवॉर्ड आपको वहाँ से मिल रहा है उस पे ज़ाहिर है कि दुनिया से आपको इतने बड़ी बड़ी शख्सियात से अवार्ड मिल रहे हैं। जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आज कैसा फ़ील करते हैं, अंदर से क्या आवाज़ निकलती है? असल में ये जो दुनिया के जो अपना एहसास है ना, आपके मोरल को बूस्ट करते हैं। बूस्ट करते हैं, बिल्कुल। असल में तो तमाम साथी जो हैं उन सब का एक ही मोटो है, रज़ाए इलाही, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं। ऐसा ही है। और जितने भी हमारे साथी हैं वो कई मरतबा मैंने उनसे कहा है कि आप आइए आके अपने तौर पे यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करें। वो कहते नहीं यार, हमारी नेकी ख़राब ना करें फैसल, आप हमारे अब इसको फेस कर रहे हैं, आप हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, तो आप ही इसको कंटिन्यू रखें। सही। और लेकिन यह है कि सब लोग दिल जान से जो है वो हमारे साथ हैं और वो हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। जो मशवरा करना हो तो आइडियाज़ भी नए नए देते हैं। कोई अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो उसके लिए भी वो हमेशा तैयार होते हैं। और जब भी जिससे भी कहा है, कभी किसी साथी ने इनकार नहीं किया। ये उनकी ग्रेटनेस है, अल्लाह ताला उनको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। ये उनकी ग्रेटनेस है कि हमेशा हर मौके पे वो हमारे साथ मौजूद है। और ये इन्हीं सिंसियर दोस्तों और साथियों की बदौलत आज हम लोग 10 लोगों के दस्तरखान से आज हम 14 डिफरेंट लोकेशन पे जो दस्तरखान है वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह। असल में ये जो खाना जो है ये एक सिंपल एक खाना नहीं है। अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें तो एक शख्स जो दूसरे शहर से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने लाहौर में आता है, सही कह रहे हैं, वो अपनी आमदन का 38 to 40% सिर्फ अपने खाने पे खर्च करता है। खाने पे खर्च करता है, सही बात है। लाहौर में खाना जो है वो इतना महंगा है, सही कह रहे हैं आप। बाकी जो पैसे बचते हैं अपने रिहाइश का रेंट और अपनी ट्रैवलिंग का निकाल के फिर वो अपने बच्चों के लिए बचाता है और भेजता है। सही दोस्तों का जो ख्याल है वो ये है कि हम उसका ये 38% एक्सपेंस बचाएं ताकि वो ये अपनी आमदन का 38% सेविंग करे और अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए खर्च करे। बिल्कुल ठीक है सर। आपका ये इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया, आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें सदर पाकिस्तान ने भी आपको जो है वो अवार्ड से नवाजा, गवर्नर पंजाब ने भी आपको अवार्ड से नवाजा। एक और अवार्ड भी आपको जो है वो, जहाँ इतने सारे अवार्ड्स आपके पास हैं, वहाँ PSL में भी जो है वो डेली एक ऐसी शख्सियत को अवार्ड दिया जाता था जो कि बहुत मोहतरम जो है वो पाकिस्तान से, और ये दुबई में जो PSL हो रहा है उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो वो भी ज़रा हमें बताइएगा कि ये भी रुदात जो है लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी अचीवमेंट की ये दास्तान भी। हाँ जी, पिछले दिनों PSL के दौरान उन्होंने एक अवार्ड रखा था, हिडन हीरोज़, हमारे हीरोज़, बेसिकली उसका नाम था हमारे हीरोज़। सही। बेसिकली इसमें वो उन लोगों की काविशों को उजागर करना चाह रहे थे जो कि दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो उसमें उन्होंने हमें वहाँ पे मौका दिया और 2,40,000 के एक प्राइज़ से भी नवाजा वहाँ के इसी हवाले से। तो सर कैसा आपको फ़ील हुआ कि जब वो आप तक पहुँचे, उन्होंने आपके काम को सराहा? और जब भी कोई आपके काम को सराहता है इट्स मीन कि अल्लाह की बारगाह में आपके काम की कबूलियत है। क्योंकि जब दुनिया में आपको इज़्ज़त मिल रही हो तो वो इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि अल्लाह आपसे खुश है। आप इस बात पर कितने यकीन करते हैं, कितना यकीन रखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। ये सबसे बड़ा इनाम जो है मेरे लिए वो यही है कि मुझे सुकून क़ल्ब और इत्मीनान जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। ज़बरदस्त। इस काम से वाह। जितना सुकून और जितना इत्मीनान जो है वो आपको खिदमत खलक करके मिलता है, मेरा ख्याल है किसी और काम से नहीं मिलता। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बिल्कुल सर। समझा तो ये जाता है, कहा तो ये जाता है कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जब वो अपने जो है वो सीटों पर होते हैं तो शायद इस तरह से उनको जो है वो लोगों की दर्द और दुख और तकलीफ़ का पता नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बस प्लेट में रखी जो है वो मिल रही होती है। आप डायरेक्टर रेवेन्यू भी रहे, आपका सारा LDA से जो है वो ताल्लुक़ रहा, आपने अपनी जो करियर आपका गुज़रा उस करियर में आपने क्या सीखा और क्या देखा, कुछ हमसे भी जो है वो शेयर करें। इसमें मैंने जो सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी वो ये थी कि कोशिश करें कि आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटें।
सही सही। और आप यकीन करें कि अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। सर आज तो हम मुश्किलात क्रिएट करने में नंबर 1 है ना, जहाँ किसी की जो है वो टांग खींच लें, किसी के लिए बुराई करना चाहें, उसमें आगे आगे होते हैं कि हम जो है वो किसी का भला ना हो जाए, इसका फ़ायदा ना हो जाए। यहाँ तक कि लोग अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा होता है या किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो रहा होता है तो वहाँ पर उसका नुकसान कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप जैसे लोगों का होना कि जो उस सिचुएशन से निकले हुए लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ पर आकर वो उनको जो है वो रहनुमाई मिलती है, तो ये आप क्या कहेंगे, माशरे में ये चीज़ आम होती जा रही है? असल में ये सिलसिला जो है ये आपकी वालिदैन की ट्रेनिंग से शुरू होता है। सही, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला जिन्होंने नसीब करे, मेरे वालिद साहब को वो फरमाया करते थे कि बेटा अगर किसी की हेल्प कर सकते हो हाँ, तो उसके पूछने का या उससे कहने का मौका नहीं देना। वाह, अगर हेल्प कर सकते हो तो फौरी तौर पे कर देना। और एक चीज़ और याद रखो, अगर कोई कहे भी कि किसी का नुकसान करना है तो उसका नुकसान नहीं किसी का करना। वाह वाह। अगर हेल्प करनी है तो कहे बगैर कर दें, और अगर किसी के नुकसान के लिए कोई कहे भी आपसे तो आपने उसमें शामिल नहीं होना। सर आपने उस चीज़ से सीखा? जी, उससे मैंने सीखा और कोशिश की है कि मैं जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। और मैंने देखा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए उतनी आसानियाँ पैदा की। मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल अल्लाह ताला की ज़ात ने। बहुत बेहतरीन बात कि आपने आसानियाँ पैदा की तो अल्लाह ने आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर दी। आप लोगों के लिए अच्छे हैं तो आपके लिए भी जो है वो सब अच्छा हो जाता है। ये थ्योरी सिर्फ वही लोग क्यों समझते हैं जो दूसरों के लिए अच्छे होते हैं? जो लोग इस तरह के शैतानी काम जो है वो उसमें ज़्यादा ऐड हो जाते हैं कि किसी की बुराई कर दी, किसी की गलती को जो है वो पॉइंट आउट करा दिया, कि किसी तरह किसी के जो है वो मामलात ख़राब हो, कहीं पे वो बेइज्जत हो, ये अल्लाह के नज़दीक जो है वो किस तरह के अमल हैं? आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि ये आपके वालिदैन की तरबियत होती है। आप जैसी शख्सियत होते हैं वो आपके वालिदैन की तरबियत होती है। आप अच्छे होंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। अगर आप में कोई भी खामी होगी ना, इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं बदल सकता। किसी की फितरत में धोखा देना लिखा है ना, तो आप उसको अच्छा इंसान नहीं बना सकते। आपने इस फील्ड में आके जहाँ पर आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ जो लोग आपके साथ हैं, जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनका कुछ हाल और अहवाल सुनाइए कि उन्होंने आपके साथ कैसे इस चीज़ को जो है वो आगे लेके चले, वो कितने आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए और आज तक हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो साथी पहले दिन से हमारे साथ थे इस कार खैर में, आज भी हमारे साथ शामिल हैं और मज़ीद इसमें दोस्त शामिल होते जा रहे हैं। शुरू में जो एक नॉमिनल सी अमाउंट के साथ हमारे साथ शामिल हुए थे, आज वो अच्छा खासा मेजर शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि उनके कार खैर में अल्लाह ताला ने बरकत डाली है, उनके कारोबार में, उनके माल में बरकत डाली है। हाँ। तो उन्होंने अपने जो अल्लाह की राह पे खर्च करने वाली अमाउंट है वो भी बढ़ा दी है। वाह। ये तो सिंपल सा एक फार्मूला है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता, कि अल्लाह ताला की राह में देना ऐसे है जैसे एक गंदम का दाना आप ज़मीन में बोएं, उसमें एक पौधा आए और उसकी 7 बालियाँ हों और हर बाली पे 100 दाना हो। 100 दाना, यही बात है, यही बात है। तो ये तो वही समझेगा ना जिसने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा होगा। तो अल्लाह की राह में आप एक खर्च करें तो 700 का तो कुरान पाक में उसमें वादा किया हुआ है, जो कि गलत नहीं हो सकता। बेशक, हक है, हक है। सर आपने ये चीज़ अपनी ज़ात में, अपनी लाइफ में फ़ील की कि आपने अगर एक लगाया तो उसके आपको जो है वो डबल मिले? डबल नहीं, मैंने अर्ज़ किया कई गुना अल्लाह ताला ने ना उसमें बरकत डाल के अता किया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनमोल हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, जो सुकून कल्ब है, इनर सेटिस्फेक्शन जो है, इट इज़ प्राइसलेस। और अल्लाह ताला जो है वो ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है, मैं समझता हूँ मेरे लिए। सही बात कि अल्लाह ताला ने जो इनर सेटिस्फेक्शन और मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे अता की है इस मेहनत में। अच्छा, ये बताइएगा कि कुर्बानी की ईद आ रही है और इस हवाले से आपके इंतज़ामात क्या हैं? और जब आप कुर्बानी के जो है वो गोश्त से भी जो है दस्तरखान लगाते हैं या कुर्बानी के भी कुछ इंतज़ामात जो है वो कर रहे हैं, उस हवाले से भी मैं बता दें। अच्छा, मैं अपने नाजरीन की इतला के लिए अर्ज़ कर दूँ, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग, चंद एक नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ईद कुर्बा पे गोश्त खाते हैं। सही कह रहे हैं। लोगों को मेरी शायद बात समझ ना आए, लेकिन मैं पर्सनली उन लोगों से मिला हुआ हूँ
जो सिर्फ ईद के ईद गोश्त खाते हैं, बाकी ड्यूरिंग द ईयर वो अफोर्ड ही नहीं करते गोश्त खाना। अफोर्ड नहीं कर सकते, सही कह रहे हो। तो हम लोगों ने ये किया कि अपने जितने भी दोस्त अहबाब से उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कुर्बानी का गोश्त हमें दें, हम उसको पैक करके जो इस तरह के मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं जो हमने वेरीफाई की हुई हैं, अच्छा, हम सही। उनके घरों तक ये उनका गोश्त पहुंचा देंगे, पहुंचा ठीक देंगे। है। और पिछले साल हमने कुछ तकरीबन 100 के करीब कुर्बानी की थी, और उसका गोश्त पैक करके जितने भी हमारे लिस्ट में हमारे जो मेम्बरान हैं, जो मुस्तकीन हैं, उन सबको हमने इतला किया और उन तक वो डिलीवर किया। इस बार भी हम इसी तरह कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास कुर्बानी का गोश्त आएगा उसके हम बाकायदा प्रॉपर पैक करके, और जो हमारे ये मुस्तकीन की लिस्ट है उनको कॉल करेंगे और उन तक वो गोश्त पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। ये सर, आपने आम तौर पे ना ये वो रिमोट एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पे सम टाइम आप यकीन करें कि पूरे मोहल्ले में कोई कुर्बानी नहीं होती। सही। तो उन तक बेचारों को किसने गोश्त देना है? अच्छा, अगर कोई देता भी है तो हम जैसे आम जो प्रैक्टिस है कि कुर्बानी का गोश्त है 2 या 3 बोटियाँ दे देंगे, लो जी ये अजीब सी बात है सर। हाँ, तो हमने ये किया हुआ है कि जी ये कुर्बानी का गोश्त, इसमें हर एक एटलीस्ट 2 kg का एक पैक होगा जो हम अपने ये जो मुस्तकीन है इनके घरों तक पहुँचाएंगे। ज़बरदस्त। यानी कि 2 kg का पैक एक फैमिली के लिए। ज़बरदस्त। अब ये बात होती है ना कि अगर बंदा किसी को कोई चीज़ दे तो इतनी दे कि अगले को जो है वो काम भी आ जाए। अब ये 2-4 बोटियों वाला जो कॉन्सेप्ट लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कि 4 बोटियाँ डाली और जो है वो किसी के घर भी भिजवा दी, तो ये काम सही नहीं है। इतना तो कम से कम जो है वो गोश्त भिजवाएँ कि दूसरे बंदे का जो है वो घर में एक टाइम का तो पूरा हो जाए। बहुत बहुत बेहतरीन सर आपने बात की है। तो इसके लिए दस्तरखान का भी अरेंज है कोई ईद पे, या आपका सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही है? नहीं, ईद पे तो ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। ईद के 3 दिन जो है सिर्फ हम ये गोश्त पैक करके तो ये तकसीम करेंगे, क्योंकि ये एक फुल टाइम एक्सरसाइज है, आपको पता है। जानवरों को ज़िबा करना, फिर इसको पैक करना, फिर जो लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनको मैनेज करना, उनके बारी के मुताबिक उन सारों में ये तकसीम करना। तो ये वहीं पे तकसीम होगा जहाँ पे आप अपने दस्तरखान लगाते हैं? जी, वहीं पे जहाँ दस्तरखान लगाते हैं ये वहीं पे तकसीम होगा। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो गोश्त की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, फिर कुछ जो गोश्त है वो हम फ्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा। तो ईद के फ़ौरन बाद जब हमारा दस्तरखान शुरू होता है तो हम अपनी जो पहले 7 दिन जो होते हैं वो हम मटन की डिश रखते हैं मुकम्मल, सही, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने किसी वजह से ईद पे वो जी भर के वो अपना गोश्त जो है वो नहीं खा सके तो हमारे दस्तरखान पे आएँ तो उनको ये कमी महसूस ना हो। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने इस कमी को पूरा करने के लिए इस वक्त जो है, ये हर साल आप इसी तरीके से जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर साल आप इसी तरीके से जो है वो काम करते हैं कि ये पैकेट्स पैक किए और लोगों तक पहुंचा दिए, तो ये लोग आप कैसे ढूंढते हैं? सबसे वैलिड जो एक क्वेश्चन मेरा है कि ये आप लोग कैसे तलाश करते हैं, इस पर कौन काम कर रहा है? इसमें बेसिकली हमारे डिफरेंट लोकेशन पे दस्तरखान है तो लोग दस्तरखान पे आते हैं। अच्छा। और मुस्तहिक लोग जो हैं वो आम तौर पे दस्तरखान पे आते हैं। कोई भी बंदा जो अफोर्ड करता होगा वो हम आम तौर पे हमारे दस्तरखान पे नहीं आता, तो हम अपने दस्तरखान पे अनाउंस कर देते हैं। तो उन लोगों से हम उनके नाम और एड्रेस पूछते हैं, फिर हमारी एक टीम है वो जो जाके डोर टू डोर जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक करती है, उसको वेरीफाई करती है। फिर हमारा एक क्राइटेरिया है कि हाँ उसको हम समझते हैं मुस्तहिक जिसका घर अपना नहीं है और जिसकी सैलरी जो है वो एक लिमिट से कम है और जिसके बच्चे पढ़ रहे हों उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। और अगर खुदा ना खास कोई विडोज़ हैं तो उनको हम प्रायोरिटीज़ में रखते हैं कि उनको कमाने वाला कोई नहीं है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना उनको देते हैं। या को सीनियर सिटीज़न जिनके बच्चे जो हैं वो शादी ब्याह के बाद अपने अपने घर चले गए हैं, अब वो मियाँ बीवी जो हैं वो 65-70 साल के हैं और उनके लिए कुछ ज़ाहिर है वो अर्निंग जो है थोड़ी सी मुश्किल है, तो उनको हमने इन प्रायोरिटी लिस्ट में रखा हुआ है। इनको हम पहले जो है इंटरटेन करते हैं। सर, ये जो आपकी पूरी टीम है जो ये मैनेज करती है, ये जो फैमिलीज़ आप तलाश करते हैं, अगर कोई आपके दस्तरखान तक नहीं आता और आप तक जो है वो कोई चीज़ पहुँचाना हो किसी फैमिली को या किस तरह, तो ये कैसे आप सारा प्रोसीजर होता है आपका? उसमें यह है कि जब आप जाते हैं रिमोट एरियाज़ में तो उसमें दाएँ बाएँ से लोग खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि ये एक टीम आई हुई है और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो ये ले रहे हैं। ठीक है। तो उसमें मज़ीद जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमारे पास उसमें ऐड हो जाते हैं और उनको मौके पे ही वहीं पे वेरीफाई कर लिया जाता है।
अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये जो वेरिफिकेशन का अमल है इसमें कितने दिन लगते हैं, और ये उनके घर तक जाना और ये सारी वेरिफिकेशन इस तरह घर जाके होती है या वैसे ही लोगों से वेरीफाइड कर लेते हैं, कैसे होता है ये? नहीं, ये बेसिकली सिलसिला जो है ये पिछले कोई 5 साल से 4-5 साल से चल रहा है। ठीक है। और ये जो जब आया था अपना कोविड-19, इससे पहले हम इस पे काम कर रहे थे क्योंकि हमने रमज़ान में इन लोगों को राशन तकसीम करना है। ठीक है। इन लोगों से हमने एप्लीकेशन ली हुई थी और उसको लिस्ट डाउन किया हुआ था। प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। प्रॉपर एप्लीकेशन ली हुई थी हमने और उसको हमने लिस्ट डाउन किया हुआ था। उनको एरिया वाइज हमने कैटेगराइज करके तो उसकी वेरिफिकेशन पे हम काम कर रहे थे। वो अभी तकमील के मराहल में थे कि इधर से वो अपना कोविड-19 जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर हमने इन्हीं लिस्टों को आगे रख के तो जो राशन तकसीम करने वाला मामला है वो उसमें शुरू किया। जब उस पर शुरू किया तो फिर उसमें मज़ीद जो है एप्लीकेशन और आना शुरू हो गई। वो लोगों को जब पता चला, जब एक मोहल्ले में जब जाता है तो वहाँ से 10 लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी अच्छा ये एक राशन जो है यहाँ से इस जगह से मिल रहा है, तो मज़ीद लोग फिर हमारे साथ आकर उस पर रब्ता करते हैं। हम उनके दोबारा वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी लिस्ट में उनको ऐड करते हैं और नेक्स्ट जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उसमें उनको शामिल करते हैं। अच्छा, सही, बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस यानी अलमाइदा ट्रस्ट के थ्रू जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आप राशन तकसीम करने का आपका अमल भी है या सिर्फ आपका खाने का जो है वो दस्तरखान के हवाले से है कि कुछ फैमिलीज़ भी हैं जिनको आप राशन जो है वो महीने का पहुंचाते हैं या सिर्फ ये रमज़ान में ही होता है? इसमें बेसिकली इस वक्त हमने प्लान ये किया था तमाम दोस्तों ने कि हमने सिर्फ एक जो फील्ड है उस पर काम करना है जी, और वो फील्ड हमने डिसाइड की थी खाना। अब खाने के हवाले से एक तो ये है कि हमारे दस्तरखान है जहाँ पे लोग आते हैं और खाना खाते हैं। ओके। नंबर 1। नंबर 2 हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि कोई यतीम बच्ची अगर उसकी शादी है और उसके जो गार्डियंस हैं वो अफोर्ड नहीं करते कि जो 30-40 मेहमान आए तो उनको मुनासिब खाना खिला सकें, तो उनके लिए हमने खाने का अरेंजमेंट रखा हुआ है। ओके। इसके अलावा जो अपना विडोज़ और जो बच्चे स्कूलों में तालीम ले रहे हैं या सीनियर सिटीज़न, ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। ये लोग इनको हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है मंथली राशन के लिए। इनको हम सब्सिडाइज राशन जो है वो हर महीने प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हाफ प्राइस पे पूरी एक फैमिली का राशन, पूरे महीने का राशन जो है वो हम हाफ प्राइस पे इनको हाफ प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इस वक्त इस मुश्किल दौर में कि जहाँ पे लोगों का घर का सामान मुकम्मल करना इतना मुश्किल है, जहाँ पर पहले जो है वो 15-20 हज़ार में लोगों के घर का सौदा आ जाया करता था, आज जो राशन लेने के लिए आप जाएं, आज अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करें तो आपका 30-35-40 हज़ार रुपया ऐसे ही लग जाता है, आपको पता नहीं चलता। और हमारे पाकिस्तान में हर घर में 5 लोग तो हर फैमिली में मौजूद हैं, कम से कम है, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ कि जो है वो। और अगर आप 2 जो है मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी हों तो 4 लोग हैं, तो ये जो है मिनिमम जो है वो करके 5 लोग जो है बनते हैं लाजमी। तो 5 लोगों का महीने का जो एक सेटअप पहले हुआ करता था कि 10 हज़ार में पूरा हो जाया करता था, आज वो डबल से भी ट्रिपल हो चुका है। इस दौर में अगर आप उनको हाफ़ रेट पर ये सामान प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी नेकी है। तो सर आप लोगों को तो ज़ाहिरी बात है वो तो उतने में पड़ता होगा, बल्कि डबल ट्रिपल में पड़ता होगा, लेकिन ये एक सदका जारिया जो आप कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किलात, कोई इस तरह की चीज़ें कि जिसको आप मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हों, मज़ीद आप चाह रहे हो कि इसे, और क्या जो लोग आपके पास आते हैं सबको अकोमोडेट कर देते हैं या अभी भी आप ये समझते हैं कि अभी आपके पास जितने लोग हैं उतने ही काफ़ी हैं? क्योंकि ये बढ़ भी सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ेंगे भी, तो उसकी भी आपकी तैयारी कंप्लीट है? अच्छा, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया तो चंद लोगों से मैंने पर्सनली जो है वो पूछा कि जी आप कितना आटा इस्तेमाल करते हैं, कितना घी इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं, कैन यू बिलीव? कहते जी नहीं पता। मैंने कहा यार हाउ इट कैन पॉसिबल कि आप 5-6 आपके बच्चे हैं और पिछले आप 6 साल से 8 साल से परचेज़ कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि पूरे महीने में कितना आटा इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो बड़ा ना आहिस्ता से कहता है जी कभी इकट्ठा नहीं ख़रीदा ना, इसलिए पता नहीं। सही। असल में वो जब थोड़े से पैसे मिल गए तो 2 किलो आटा ले लिया, आधा किलो घी ले लिया, पाव चीनी ले ली। तो इस तरह जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे वो राशन परचेज़ करते गए
लोगों को आइडिया नहीं है कि हम इस्तेमाल कितना आइडिया करते नहीं हैं। है, सही बात फिर है। जब अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हमने प्रोवाइड करना शुरू किया तो बहुत खुश थे। वो कहते जी हमारी एक टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है राशन की, हो गई है, सही कि बात ये है। घर में आटा नहीं है, घर में घी नहीं है, चीनी नहीं है, हर फलां घर चीज़ का नहीं है। ये मसला बनता जा रहा है इस वक्त जो दौर चल रहा है, उस दौर में हर घर में लोगों के जो है वो ये मामला चल रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अच्छे खासे लेवल पे जो स्टैंड कर रहे थे, वहाँ भी ये मामला जो है वो चल रहे हैं कि अब आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, इतना महंगा हो गया है कि जो इकट्ठा लेकर आते थे अब वो भी तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो सर ये हालात जो इस वक्त में, इस हालात में इतनी डिटर्मिनेशन से काम करना और लोगों को जो है वो चीज़ प्रोवाइड करना जो उनके लिए सबसे ज़रूरी है, बुनियादी है और महंगी है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें आपको भी ज़ाहिर है दिक्कत तो पेश आती होगी, प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद साथ आ जाती है ऐसे लोगों के कि उनको परेशानी लगती नहीं है। लेकिन अभी भी आप क्या चाहते हैं कि अलमायदा ट्रस्ट के साथ आप और कितने आपके मेंबर्स मज़ीद जो है वो हाथ बटाएं तो मज़ीद आप और लोगों का भी साथ दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। जितनी हमारे पास एप्लीकेशनें आती हैं, टू बी ऑनेस्ट हम 100% उसको इंटरटेन नहीं कर सकते। हाँ, वही तो हमारा मैं कह रही एक हूँ, लिमिटेड बजट है, हम उस बजट के अंदर रहते हुए मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुस्तफ़ीद हो जाएं। मुस्तफ़ीद। और इस दस्तरखान में कुछ अरसे के बाद से पहले मैंने ना थोड़ा सा लोगों से डिस्कस किया कि भाई हम ये इतने अरसे से कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है। ठीक है। तो 3-4 लोगों से मैंने इस पे ना थोड़ी सी अच्छा। बात की, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। एक साहब जो है वो एजर्स थे, उनसे मैंने जब पूछा, मैंने कहा जी आप कब से खाना खा रहे हैं दस्तरखान पे? उन्होंने कहा जी मुझे 1 साल हो गया है आपके दस्तरखान से मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैंने कहा जी बाबा जी कोई फ़ायदा भी है? कहता जी हाँ उमर बड़ा फ़ायदा है जी। मैं कहा आपको क्या फ़ायदा हुआ सर? कहते जी मेरा एक बच्चा जो है वो बाई बर्थ डिसेबल है। सही। तो पिछले कई सालों से मैं उसकी दवाई रेगुलर नहीं परचेज़ कर पा रहा था और वो बेचारा अक्सर ही बीमार रहता था। सही। तो पिछले 1 साल से वो बीमार नहीं हुआ क्योंकि मैं आपके दस्तरखान से खाना खा रहा हूँ और मेरे ये जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं मैं अपने पीछे फैमिली को भेजता हूँ और वो उसकी दवाई लेके आते हैं, वो रेगुलर दवाई खा रहा है, तो 1 साल से वो बीमार नहीं हुआ। ये एक जो फैमिली है, ये एक फैमिली की स्टोरी, एक फैमिली। और पता नहीं इस तरह की कितनी स्टोरीज़ होंगी जो भी आप तक पहुंची भी नहीं होंगी, आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ से लोग किस तरह से वो पैसे बचा के जो दस्तरखान पे बैठे हैं किस का साथ दे रहे हैं और कैसे जो है वो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। सर आप क्या समझते हैं? एक और साहब से मैंने जब बात की, जी बताइए। वो यंग लड़का था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप कब से यहाँ हमारे दस्तरखान पे आ रहे हो? उसने कहा जी मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे खाना खा रहा हूँ मैं, और हम 2 भाई हैं और हम लोग एक बेकरी है वहाँ पे दोनों काम करते हैं। तो 1 साल से हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं और ये हमने पैसे बचाए हैं और ये पैसे बचा के हमने अपने लिए एक पीटर इंजन परचेज़ किया। बहावलपुर में हमारी 4 एकड़ जगह थी, पहले उसमें फसल कभी कभी हुआ करती थी, बारिश हो गई तो फसल हो गई, अदरवाइज़ फसल नहीं होती थी क्योंकि पानी का वहाँ मसला था। सही। तो हम लोगों ने ये पीटर इंजन परचेज़ किया। अभी हम पूरा 4 फसलें ले रहे हैं अपने वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पानी का मसला हल हो गया, तो हम पूरी फसलें हैं, पूरा साल फसल लेते हैं हम। तो उन लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो गई है। सिंपल एक खाने की सपोर्ट करने से, सिंपल एक खाने की सपोर्ट करने से उस फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो गई है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि जो बंदा कमाता है उसका आधा हिस्सा तो सिर्फ खाने पीने में ही खर्च हो जाता है और वो आधा हिस्सा जिसमें उसने किराए भी देने हैं, बिल भी देना है, अपने और सर्कल भी देखने हैं, वो किस कदर उसके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है आगे जो है सर्वाइव करना। ये वाकई जो है वो सिलसिला इसी तरह का है। सर ये बताइएगा कि अभी आपके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है और मज़ीद आप क्या चाहते हैं कि लोग किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी ये प्रोग्राम देखा जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हमारे जो रेगुलर कमिटेड डोनर्स हैं वो 32 हैं। अच्छा 32। हाँ वो कमिटेड हैं, वो रेगुलर हैं, वो हर महीने एक मखसूस अमाउंट जिसने कमिट की हुई है वो हमें भेज रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे साथ। ये पाकिस्तान से बाहर से हैं आपके? ये मोस्टली पाकिस्तान से हैं। ठीक है। और इसके अलावा वॉक इन जो है वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर माह जो चेंज होते हैं वो तकरीबन 200 से 250 के करीब है। अच्छा, वो हर माह चेंज होते हैं, उसको हर बंदे की अपनी एक अमाउंट है, अपनी एक लिमिट है, उसके मुताबिक वो हमें कंट्रीब्यूट करता है। कुछ आपने कोई लिमिट नहीं रखी कि इसमें आप इतने पैसे जो है वो करें या किसी की मदद करनी है तो इतना रखें, जो जिसका दिल चाहता है वो अपने हैसियत के मुताबिक। इसमें यह है कि हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है हमारा
क्योंकि हम खाना जो सारा सामान जो होता है बल्क में मंडी से परचेज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो सब्ज़ी हैं वो भी हम बल्क में मंडी से परचेज़ करते हैं। ठीक है। हमारा अपना पूरा मुकम्मल सेटअप है, किचन है, और ख़ुद हम खाना तैयार करते हैं, अपनी टीम जो हमारी वो खाना तैयार करती बिल्कुल ठीक है। और ये सारा कुछ करने के बाद बल्कि इसके लिए जो रोटियां लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे दस्तरखान बढ़ते गए, मेहमानों की तादाद बढ़ती गई सही। तो हमें जो तंदूर पे ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मैनेज करना। हाँ, अब हमने सही। इसी लास्ट रमज़ान हमारे जो चेयरमैन साहब हैं खालिद हज़रत सूफ़ी साहब, उन्होंने हमें एक रोटी प्लांट लेके दिया जो अच्छा। ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। अच्छा, यानी कि वो आटा भी खुद ही गूंथता है, पेड़े भी खुद ही बनाता है, वाह। और रोटी जो है वो खुद ही ओवन में तैयार भी होती है। वो 3 लेयर उसमें मशीन है, 3 लेयर बेल्ट चलती है, और उसमें आपकी रोटी जो है और एट ए टाइम कितनी रोटियां तैयार होती हैं वो उसमें? अप टू 1400 पर आवर, 1400 अच्छा। रोटी पर आवर जो है वो आप उस पर बना सकते हैं। ठीक उसकी है। कैपेसिटी जो है वही है। ठीक है। तो सर और- कितनी रोटियां बनती हैं इन दस्तरखान पे जो है वो लगाने के लिए? आपको तकरीबन मोर देन 4000 के करीब हम रोटी बनाते हैं जी, एक दिन में, एक वक्त के लिए। सही। एक दिन में एक वक्त के लिए मोर देन 4000 जो है वो रोटी हम तैयार तो करते हैं। रेगुलर वो मशीन चलती है? हाँ जी, वो रेगुलर चलती है, वो रेगुलर चलती है। और ये जो है ये उसका 2-2.5 घंटे का काम होता है। हाँ, उसकी जो है इससे पहले Capacity तकरीब नहीं है। कैपेसिटी, हाँ उसकी तकरीबन क्योंकि अगर आप ये इतना सारी जो है रोटियां तंदूर से लगवाने लगे हैं तो ये तो बहुत टाइम लग जाए इसके लिए। तो आपको शायद सुबह से या शाम तक इंतज़ार करना पड़े कि 4000 रोटी जो है वो बनेगी या इतनी जो है वो रोटी। तो ये जो प्लांट है ये कहाँ से मंगवाया गया, और इसकी खासियत जो आपने बताया कि एट अ टाइम 1400 रोटियां जो है वो इसमें लग सकती हैं, तो ये किस तरह आइडिया कैसे जहन में आया? क्योंकि जब यहाँ पे रोटियाँ बना रहे थे तो इसमें हमारा जो रोटी बनाने वाला बंदा वो बेचारा सुबह शुरू होता बनाने के लिए, फिर और यानी कि खाने के वक्त तक वो पूरी तादाद पूरी नहीं कर पा रहा था। तो जब ये कमेटी में जब ये सिलसिला डिस्कस हुआ तो इस पे किसी ने मशवरा दिया जी कि एक ऐसा प्लांट है उसको आप ट्राई करें। गुजरा वाले की एक हैं साहब, जीशान साहब, वो ये बनाते हैं। उनसे हमने पहले जाके उसकी ट्राई, प्लांट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बना है? हाँ, पाकिस्तान में बना है, बिल्कुल पाकिस्तान, टोटली पाकिस्तान का बना हुआ है। अच्छा, टोटली प्लांट जो है ये पाकिस्तान का बना हुआ है। और वो हमने प्लांट पहले जाके वहाँ पे उसकी अपना एक डेमोस्ट्रेशन जो है वो ली, और उसकी जो रोटी है उसका रिजल्ट देखा, वो बहुत अच्छा था। अच्छा। इसके साथ साथ ना सिर्फ उसकी स्पीड ज़्यादा है बल्कि इसमें जो हमारी वेस्टेज ऑफ रोटी है वो भी कम हो गई। हाँ, वो भी कम हो गई है, वो भी कम, क्योंकि क्योंकि रोटी जलती नहीं है। ओके। और बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसी रोटी तैयार होती है इसमें, बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसी तैयार होती है। और क्योंकि जब आप तंदूर पे बनाते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके किनारे जो हैं वो ज़रा मोटे रह जाते हैं, और सम टाइम वो कच्चे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज जो है वो 10 to 15% हमारे पास हाँ वेस्टेज थी। लेकिन क्योंकि ये मशीन में प्रेस होती है और इसकी थिकनेस पूरी रोटी की एक जैसी है, और इसके जो कुकिंग है वो ओवन में जब ये 3 बेल्टों पे चलती है तो बिल्कुल एक जैसी है, और इसमें वेस्टेज जो है वो 0 है। अच्छा। और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी रोटी अगर 2 घंटे बाद भी पड़ी हो तो ये सॉफ्ट होती है, ये सॉफ्ट होती है। इसका एक फ़ायदा ये भी ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, वरना रोटी तो जैसे तंदूर से लग के आती है वैसे ही सिकुड़ जाती है या हार्ड हो जाती है। हाँ, ये हार्ड नहीं होती। इसकी एक खूबी ये है कि इसमें रोटी जो है वो हार्ड नहीं होती। तो सर इस मशीन को लगाने में, इस प्लांट को लगाने में आप लोगों को कोई दिक्कत पेश आई हो, इसको ऑपरेट करने में? इसका कोई अलग से ऑपरेशन सिस्टम है, क्या है, ये किस तरह ऑपरेट की जाती है, या ईजी टू कैरी है? नहीं, ये इसमें बाकायदा उनके जो मैन्युफैक्चर थे उन्होंने हमारे पास अपनी टीम मेंबर जो हैं डेमो के लिए पहले भेजा बंदा, फिर उन्होंने हमारे लोगों को ट्रेन किया। 2-3 दिन वो आके हमें उस पर ट्रेनिंग देते रहे। फिर जब उन्होंने देखा जी कि हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं, फिर उन्होंने कहा जी आप ऑल राइट इसको आप ऑपरेट करें। ये प्लांट कितना बड़ा है, कितनी जगह लेता है, और कहाँ इसको जो है वो लगाया हुआ है आपने? इसमें इसकी टोटल लेंथ जो है ये तकरीबन कोई 20 फीट के करीब है जी। अच्छा, जो ठीक है। 20 फीट के अंदर ये सारी मशीनरी जो है ये आती है। ठीक है। और पहले स्टेप में वो इसको आटा जो है वो तैयार करती है। ठीक है। सेकंड स्टेप में इसके जो पेड़े जो हैं वो तैयार होते हैं, और थर्ड स्टेप में वो, और ये मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सब कुछ नहीं, ये आपको शिफ्ट करना पड़ता है। पहले पड़ता आटा तैयार होगा, आप उसको जो पेड़े वाले जो पोर्शन है उसमें आप शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। वहाँ से पेड़े तैयार होंगे, उनको आप स्टैक करते जाएंगे ट्रे के अंदर, और उसके बाद आप प्लांट पे ले आएंगे, और जस्ट आपने वो पेड़ा जो है वो उसके ऊपर रखना है, और उसने एंड पे बेहतरीन बनी हुई रोटी आपको
प्रोवाइड ये कर लें। कितनी मुश्किल आसान हो गई कि जो इंसान के लिए एक वक्त में इतना मुश्किल हुआ करता था, लोग इतनी इतनी रोटियां अपने हाथों से बनाते थे ख़वातीन के लिए, तो आज मेरा ख्याल है ये प्लांट कोई बहुत बड़ी नेमत ही होगा। ये छोटे प्लांट भी अगर मिलते हो तो मेरा ख्याल है हर घर में लगवा लें। और ऑफ कोर्स वो साहब बनाते ही होंगे, उनका नंबर ज़रूर दे के जाइएगा मुझे, क्योंकि हम चाहिए कि हमारे घर में भी छोटा सा प्लांट लग जाए जहाँ पे इजी टू कैरी जाए, हम ये रोटियां बना सकें। जो हाथ से रोटी बनाने का एक डिफ़िकल्टी होती है वो साइड पर हो जाए। अब सब लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर नबीहा को चाहिए तो हमें भी चाहिए, तो ज़रूर जनाब सबको चाहिए होगा और सब ख़वातीन को चाहिए होगा कि जल्दी जल्दी रोटियाँ जो है पक जाएँ। ऐसा प्लांट भी जो है वो पाकिस्तान में ही बन रहा है और अच्छे तरीके से कि एक ही साथ, यानी आपको टेंशन ही कोई नहीं है, आप इतनी सारी रोटियां एक साथ ही लगा सकते हैं। तो सर आपका तो मसला हल हो गया। इस पर लागत कितनी आती है, इसको इस्टेब्लिश करने में, इसको सारी चीज़ें करने में आप लोगों का कितना सेटअप लगता है? ये चलता किस तरह है? ये इलेक्ट्रिक है या इसमें कोई और सिस्टम है? इसमें बेसिकली इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। ये इलेक्ट्रिक भी है और साथ में अपना गैस जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। गैस भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि जब आटा आप गूंदते हैं हाँ। तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, वो आटा तैयार करती है। ओके। उसके बाद जब उसको आप शिफ्ट करते हैं उसको पेड़े के लिए, तो वहाँ से जो पेड़े तैयार होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई वहाँ पर, वो उनके पेड़े तैयार करती हैं, बनाते हैं। उसके बाद जब ओवन में आप इसको लेके आते हैं पेड़ों को, वहाँ गैस तो आती है। वहाँ पर पहले तो इलेक्ट्रिक है, वो प्लेट एक होती है, वो उसको प्रेस करती है, प्रेस ठीक करके है। और उसको बेल्ट के ऊपर ड्रॉप करती है। तो वहाँ से फिर आपका ओवन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक वो है। बेल्ट जो है वो अपना डिफरेंट हीटर जो है, गैस हीटर्स होते हैं, उससे उन्होंने उसको तैयार किया होता है और उस पर जब गुजरती है उस ओवन में से, तो एंड पे जाके बेहतरीन रोटी जो है वो आपको तैयार मिल जाती है। ज़बरदस्त। यानी कि अब इंसानों के काम जो है वो आसान हो गए ना, मशीनरी ने जो जगह ले ली। आने वाला वक्त वैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो जाएगा। अब मज़ीद काम जो हम करते हैं वो भी जब मशीनें करना शुरू कर देंगी, इवन कि यहाँ तक जो है वो नौबत आ जाएगी, ऐसा दौर आ जाएगा कि ऑफिस में और जगहों पर जहाँ लोगों को रखा जाता है वहाँ पे मशीनरीज काम कर रही होंगी, वहाँ पे डिजिटल सिस्टम आ जाएगा। तो इस दौर के आने से पहले हमें अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं बहैसियत एक इंसान, और इंसानियत का तकाजा यही है कि जो मैं समझती हूँ कि सर आप कर रहे हैं इस वक्त में। आप जिस तरीके से दस्तरखान लगा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों के घर राशन का इंतज़ाम करवा रहे हैं, ये वो बातें नहीं हैं कि जो दुनिया को बैठकर जब बताई जाएँ या इसका ढिंडोरा पीटा जाए। ये वो बातें हैं कि जो दुनिया को बताई जाएँ और दुनिया इससे सीख सके। आप जैसे और बहुत से साहिब इस्तात लोग जो लोगों की खिदमत करने में अब पेश हैं, जिनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि हम किसको जाके दें, कैसे करें, तो वो ये चीज़ें देखें कि आप ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों के साथ हैंड टू हैंड जो है वो चलें, ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, एक शख्सियत की बात नहीं है, यहाँ हम मिनहसल कौम जो है वो सब एक जैसे हैं और सबकी जो है वो मदद का जज्बा लेके सबको चलना चाहिए। जिसके पास हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक करे, जिसके पास नहीं है वो इससे मुस्तफ़ीद हो। आप क्या कहेंगे सर, इसमें आपका क्या जो है वो पैगाम है? इसमें इस तरह है कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास आए हैं तो वो बड़े अपना उनके बिटर एक्सपीरियंस थे इसी मामले में। तो जब उनसे जिक्र किया, मैंने उनका यार बड़ा मुश्किल काम है। मैंने एक बार देग बनाई थी, जब तकसीम करने के लिए शुरू देग जैसे खोली है तो वहाँ एकदम जो इकट्ठा हो गया, वो देग उलट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह ना लोग बिटर एक्सपीरियंस है लोगों के। लेकिन हमारे दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से और इस तरह हमने लोगों को ट्रेन किया हुआ है कि वहाँ सेटअप लगा होता है, सफ़े बिछी होती हैं, पानी पड़ा होता है वहाँ पर, लोग आते हैं अपनी प्लेट उठाएंगे, क्योंकि लोग ट्रेन हो चुके हैं पिछले 12 साल से ना, पता चल गया ट्रेन अपनी प्लेट उठाते हैं, प्लेट लेके वो अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाएंगे। तो हमारा जो स्टाफ मेंबर है वो जाएगा, वो एक बंदा जो है वो उनको अपना, जैसे अगर बिरयानी बनी हुई है तो बिरयानी देता जाएगा, दूसरा पीछे आएगा तो जर्दा बना हुआ तो जर्दा तकसीम करता जाएगा। लोग वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, अगर किसी को मज़ीद चाहिए उधर ही बैठा हुआ वो हाथ खड़ा करता है, हमारा स्टाफ मेंबर वहीं पे जाके उनके रिस्पेक्टेबल तरीके से उनकी जगह पे उनको खाना प्रोवाइड करता है। खाना खाने के बाद लोग उठते हैं और वहाँ पे हमारे सिंक लगे हुए हैं, उधर जाएंगे, सिंक पे वो अपना बर्तन जो है वो खुद ही वॉश करते हैं और उधर स्टैंड बने हुए वहाँ पे वर्टिकली अपनी प्लेट जो है वो रख देते हैं। कितनी अच्छी तरीके से आपने ये सब चीज़ें जो वो मैनेज की हैं, और जो लोग वहाँ पर खाना खाते हैं उनको इस तरीके कार का बहुत अच्छे तरीके से जो वो अंदाज़ा भी है। सर ये मिस मैनेजमेंट हमें जगह जगह नज़र आती है। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोग जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मैनेजमेंट के जहाँ से आप प्लेट ले रहे हैं वहीं पे आप धो के उसको प्लेट को जो है दोबारा से रख रहे हैं, ये मैनेजमेंट हमें देखने को नहीं आती। ये आपने कहाँ से जो है वो इसको लिया और कैसे इसको जो है वो सोफिस्टिकेटेड अंदाज से चला रहे हैं? असल में शुरू में जब तकसीम कर रहे थे
तो वो लाइन वाला सिलसिला था जैसे आम तौर पे दरबारों में होता है। ठीक है। तो उसमें बूढ़े भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं और बेचारी ख़वातीन जो हैं वो अब दाएँ बाएँ खड़ी हैं, वो भी परेशान है। तो हमने सोचा कि इनको थोड़ा सा ना एक रिस्पेक्टेबल तरीके से इनको बिठाया जाए। बिठाने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा समझाया जाए कि जी आपने किस तरह जो है वो सिलसिला खाने का शुरू करना। बाकायदा उसमें एक हमारा एक सेट मेन्यू है, एक सेटअप, वो हम बाकायदा वहाँ पे अनाउंस करते हैं। अच्छा। जो लोग बैठे होते हैं अच्छा। कि जी आपने अब खाना शुरू होने लगा है तो आप सुनो तरीके से बैठ जाएँ। तो बताते हैं जी कि ये है सुनो तरीका बैठने का। लोग उस तरह बैठ जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है जी कि अब खाना शुरू होने लगा है तो आपने बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करना है। और फिर खाना खाने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह के दस्तरखान से उठना है। ये ट्रेनिंग जो है कि साथ साथ हम रेगुलर बेस पे करते हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन हर रोज़ 25 to 35% जो मेहमान होते हैं वो नए होते हैं। क्योंकि जो आज आया है, आज यहाँ पे एक मज़दूर काम कर रहा है, उसे 2-4-6 दिन काम किया, वो चला गया, वो हफ्ते बाद वो नहीं होगा वहाँ पे, कोई और लोग आके खाना खा रहे होंगे। तो ये हम कंटिन्यूसली हमने अपने दस्तरखान पे ये प्रैक्टिस रखी हुई है। और जो लोग भी नए आते हैं उनको हर रोज़ हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि ये एक सिलसिला है, आपने इस तरीके से खाना खाना है। सही। और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें ट्यून अप हो गए। लोगों ने इस ट्रेनिंग को जो है वो ऑब्जर्व करने में कितना टाइम लिया, कितने वक्त में आपको जो है वो लगा कि अब सब मैनेज हो गया? हाँ, शुरू में तकरीबन 2-4 माह जो है शुरू में लोग हेजिटेट करते थे। वो खाना खाया तो उनको पता भी होता था कि भाई अब मैंने ये प्लेट धो के जानी है, मेरे साथ वाले ने जो प्लेट धोई है मैंने भी धो के जानी है, तो छोड़ देते थे। अच्छा। तो अगर मुझे कभी स्टाफ ने कह दिया कि ये आदमी ये छोड़ के जा रहा है, तो उन्हें मैंने कह दिया उसके सामने कि यार कोई नहीं बात, इसको जाने दे, मैं धो देता हूँ। तो वो खुद ही जो है ना वो आहिस्ता वापस आता कि नहीं जी नहीं, मैं खुद धो के जाता हूँ। तो चंद एक मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद जो है फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड हो गए। अभी भी मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम 2%, 3% लोग ऐसे होंगे जो किसी वजह से, मुझे नहीं पता, वो जो मालूम होने के बावजूद वो छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ 97% लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। सही। और जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने के बाद उसी तरतीब से वो चीज़ें रख के वहाँ पे जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जो बंदा प्लेट धो के रख रहा है वो तो ठीक है, जो खाना खा लिया और प्लेट धोने का उसको जो है वो बाद में ये है कि मुझे प्लेट धोनी पड़ेगी, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। आपने उसको कितने खूबसूरत अंदाज से जो है वो समझाया कि उसको ज़बरदस्ती नहीं कहा कि तुमने ये प्लेट धो के जानी है, बल्कि आपने उसके सामने जो है वो कहा कि चलें कोई बात नहीं, आप चले जाएँ, मैं धो देता हूँ। ये होता है किसी दूसरे बंदे को जो है वो एहसास दिलाना। एहसास ऐसे भी दिलाया जा सकता है सर, हम यहाँ पर जो अपनी थ्योरी यूज़ कर रहे हैं वो एहसास दिलाना होता है कि हम दूसरे को ये पॉइंट आउट करें कि तुमने ये गलती की और तुम ही सुधारोगे, हम नहीं सुधारेंगे। अगर हर शख्स जो है वो दूसरे की गलती को खुद सुधार के उसको ये बताना शुरू कर दे कि तुम यहाँ पे गलत हो, तो मैं समझती हूँ कि हमारे आधे क्या पूरे मसले जो है वो हल हो जाएँ। यहाँ पे जो लड़ाई है ना और जो जंग है वो यही है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। यहाँ पर अगर तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ की लड़ाई है, तो ये सबसे बड़ी जंग चल रही है। इसको ठीक करने के लिए कितना ज़बरदस्त आपने, मुझे यहाँ याद आ गई, और मैं जब सुनती हूँ, हमारे यहाँ पे अल्लामा साहब भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी के बातें सुनती हूँ, उनका किरदार देखती हूँ, तो वहाँ पे पता चलता है कि वो कभी उन्होंने डंडे के ज़ोर पे इस्लाम लाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप इस्लाम कबूल करें, उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से ये साबित करके बताया कि ऐसे ये है इस्लाम, और इस्लाम इतना आसान है, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें। ख़ुद तकलीफ़ें झेल के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। तो ये वही तरीक़ा अमल जो मैंने देखा कि आपने उस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट किया। तो ये ख़ुद से कैसे आपको उस टाइम ये ख्याल कैसे आया कि मैं इसको ये कहूँगा तो शायद ये इस चीज़ के लिए जो वो एक्सेप्ट कर लेगा? एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो एक चीज़ें हैं, अगर किसी को बाई फोर्स कहेंगे तो मे भी वो आपके कहने में ना, हाँ, फोर्स में आकर तो एक मरतबा करे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वो कोशिश करेगा मैं इसको अवॉइड करूँ। सबसे बेस्ट ये होता है कि बंदा खुद दिल से एक चीज़ को कबूल करे कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए। और आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई, हालांकि ये बहुत इलिटरेट और बड़े डिप्राइव कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो छोटी छोटी बातें इंस्ट्रक्शन को हम लोग बताते हैं, बड़ी क्या कहते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। जहाँ पे हमने ये सिलसिला शुरू किया है, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे ये शुरू करने से पहले वो जो एक सरकारी नल होता है वो लगा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने जब अक्सर आना तो देखना जी वहाँ पे जो टूटी है वो गायब है। तो मैंने उनसे कहना यार लगवा दो, हमने 2-3 मरतबा लगाई हमने, फिर जब मैंने चौथी बार उनसे कहा अपने स्टाफ से कि यार लगा दो,
उन्हें कहा जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ला के लै जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं कर, बंद कर दी। उसी जगह पर हमने दस्तरखान शुरू किया और कैन यू बिलीव कि हमारे वहाँ पर उसी तरह के 3-4 हमारे वो जो अपना सेटअप जो है वाशिंग वाले वो लगे हैं। अच्छा। आज तक एक तिनका वहाँ चोरी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने बता दिया था वहाँ पर, जब शुरू किया हमने कहा जी ये सेटअप आपका है, आप लोगों ने इसको देखना है, आपने हिफाजत करनी है। अगर ये सेटअप अच्छा होगा तो आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, अगर ये सेटअप अच्छा नहीं होगा तो आपकी सर्विसेज अफेक्ट होंगी। सही। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें उसमें कोई नुकसान नहीं, आपको नुकसान होगा। और आप यकीन करें कि वहाँ से ना तो प्लेट कभी चोरी हुई है। अच्छा। ना वहाँ पर वहीं रखी रहती हैं प्लेटें, हम उठा के ले लेते, ये होता ना जैसे खाना खाया साथ ले गए। हाँ। इस तरह का कोई वाक़या नहीं हमारे, कोई नहीं हुआ। कोई सही, वाक़या नहीं। सही। बल्कि एक दो मरतबा जो कोई अगर लेके गया तो साथ वाला मुझे आके बता देते हैं जी कि वो जो बच्चा जा रहा है ना जी, वो आपका गिलास लेके जा रहा है। तो इस तरह लोग जो है वो उस सामान की खुद हिफाजत करते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को ये फीलिंग दे दें कि जनाब ये जो सेटअप है ये किसी और का नहीं है, ये आपका है, सही, तो सही। लोग उसकी जब उसको अपना लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे आकर खाना खाना है, तो उसकी हिफाजत भी खुद ही करते हैं। बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से जिस तरह आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके काम में और बरकत अता फरमाए, आप और मज़ीद लोगों की खिदमत इसी तरह करते रहें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़रूर हम जो है वो यहाँ दावत बहुत देंगे। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरे प्रोग्राम पे ज़रूर कमेंट करते हैं और मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश भी करती हूँ। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जब आप किसी को ये एहसास दिला दें कि ये आपकी चीज़ है, मेरी नहीं, तो फिर वो अपनी चीज़ समझ के उस चीज़ की हिफाजत शुरू कर देता है। ऐसा ही अगर ऑर्गेनाइजेशंस में होना शुरू हो जाए, ऐसा ही अगर आप अपने घर में जो है वो हर बंदे को ज़िम्मेदार बना दें कि ये मेरा घर नहीं है, आपका घर है, आप इसके ज़िम्मेदार हैं, तो वो बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करेगा। जब आप ये कहेंगे कि आप मेरे मुलाजिम हैं, आपने मेरे लिए काम करना है, आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। वो फिर आप ही की चीज़ होगी और लोग उसको जो है वो आप ही की चीज़ समझ के इस्तेमाल करके जो है वो ख़राब करके चले जाएंगे। इसलिए लोगों को ये उम्मीद दिलाइए कि ये आपका है और जो अपना होता है उसकी हिफाजत करना जो है वो फिर अपनों पे फ़र्ज़ हो जाता है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।